नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान चैनल पर हार्दिक स्वागत है आपका। आज इस सत्र में अध्ययन कर रहे हैं हम गद्य की प्रतिष्ठा और खड़ी बोली कविता का प्रारंभ, अध्याय तृतीय आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, जो डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा लिखित है। उसके अंतर्गत उपन्यास में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। इसका भाग 2 है ये कि किस प्रकार उपन्यासों का विकास हुआ और कौन कौन से उपन्यास उस समय लिखे गए। मेहता लज्जाराम शर्मा के उपन्यास धूर्त रसिकलाल। मेहता लज्जाराम शर्मा का जो उपन्यास है धूर्त रसिकलाल 1899 में भी कुसंग में पढ़कर, इसका जो समय है, कुसंग में पढ़कर एक बिगड़े हुए सेठ के सुधार की कहानी है। सेठ रसिकलाल जो उपन्यास का पात्र है, कुसंग में पढ़कर मद्यपान, वेश्यागमन, जुआ आदि के बुराइयों में फंस जाता है, पर पत्नी के प्रभाव से अंत में वह सुधर जाता है। मेहता राम का दूसरा उपन्यास है स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, जिसका समय है 1899 ईस्वी। इसमें रमा और लक्ष्मी दोनों सगी बहनें हैं। पहली पाश्चात्य संस्कृत में पली हुई स्वच्छंद विचारधारा वाली है और दूसरी भारतीय संस्कृत में पली हुई संस्कारबद्ध। इसमें लक्ष्मी की शालीनता, पतिव्रत्य उसका और रमा की स्वच्छंदतावादिता के विरोध में रखा गया है। दोनों में आपस में द्वंद्वात्मक दिखाया गया है कि दोनों एक दूसरे के विचारों का किस प्रकार से विरोध करती हैं। इस तरह पाश्चात्य संस्कृति को भारतीय संस्कृत से हीन ठहराया गया है। पुनर्जागरण काल तथा बाद में भी भारतीय संस्कृत पर बल दिए जाने के फलस्वरूप इस तरह के उपन्यास सामने आए। पर पाश्चात्य संस्कृत पर आक्रमण करने के सिलसिले में लेखक श्रृंगारिकता के अत्यंत ओछे स्तर पर उतर जाता है और आगे चलकर उन्होंने हिंदू गृहस्थ, आदर्श दंपति, लज्जाराम मेहता के उपन्यासों के नाम हैं हिंदू गृहस्थ, आदर्श दंपति, बिगड़े का सुधार, आदर्श हिंदू आदि अनेक उपन्यास लिखे, जिनमें मुख्यतः आदर्श हिंदुत्व की स्थापना की गई। इस सिलसिले में राधा कृष्णदास का निस्सहाय हिंदू, जिसका समय है 1889, भी स्मरणीय है। इसमें निस्सहाय हिंदू का ये समय है। इसमें गौवध की समस्या और हिंदुओं की निस्सहायता तथा मुसलमानों की कट्टरता चित्रित की गई है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ, इसका समय 1899 ईस्वी। अधखिला फूल और 1907 जिसका समय है। हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों और आदर्शों को चित्रित किया गया है। ठेठ हिंदी का ठाठ की नायिका जिस व्यक्ति से प्रेम करती है, उससे विवाह न होकर एक धनी किंतु अशिक्षित और दुराचारी व्यक्ति से उसका विवाह हो जाता है। प्रेमी अपने आदर्श प्रेम के रक्षार्थ नायिका के पति को अच्छी राह पर ले आता है। उसे सच्चा प्रेम करता है तो अपने उसके सुहाग की रक्षा के लिए उसका पति जब गलत कुसंगति में पड़कर बिगड़ जाता है तो उसको सही राह पर वह ले आता है, किंतु नायिका विरह में घुलकर समाप्त हो जाती है। नायिका अपने प्रेमी के विरह में घुलकर वह समाप्त हो जाती है। वस्तुतः इसमें प्रेम की समस्या न होकर अनमेल विवाह की समस्या है, क्योंकि वास्तविकता के रूप में इसी समस्या को लिया गया है और प्रेम आदर्श और उत्सर्गमूलक होकर रह गया है। अधखिला फूल देवदूती अपने सतीत्व की रक्षा करती हुई अपने सन्यासी पति को वह प्राप्त कर लेती हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह का एक उपन्यास है श्यामा स्वप्न, जिसका समय है 1885। इसका जो मूल उद्देश्य है, कथा है इस उपन्यास की, विवाह की परंपरा मूलक धारणा का विरोध करते हुए प्रेम को वरीयता दी है कि विवाह में जो परंपराओं में बनकर व्यक्ति उन रिवाजों और रस्मों में बनकर कार्य करता है, नहीं, उसमें प्रेम को वरीयता दी गई है। प्रेम के आगे वर्ण मूल्य उन्हें मान्य नहीं है, यानी अंतर्जातीय विवाह को इसमें स्वीकार किया गया है। अपने उपन्यास में उन्होंने ब्राह्मण कन्या श्यामा और क्षत्रिय राजकुमार श्याम सुंदर के प्रेम का चित्रण इस उपन्यास में किया है। इस स्वच्छंदतावादी प्रेम को जिस रूपाकार में व्यक्त किया गया है वह इसके अनुरूप नहीं है। वस्तुतः यह रीतिकालीन प्रक्रिया प्रेम है।
क्योंकि स्वच्छंद प्रेम की अभिव्यक्ति रीतिबद्ध रूप में नहीं की जा सकती। लगता है नायिका ने नक्सिक वर्णन, आलिंगन, चुम्बन, विरह निवेदन, ऋतु वर्णन के लिए विषय वस्तु को माध्यम के रूप में चुना गया है और वस्तु और रूप का यह विरोध भी तत्कालीन मानस का विरोध है। नए विचार पुराने संस्कारों को बदल नहीं पाए हैं। रीतिवादी ढांचा स्वीकार कर लेने के कारण जगमोहन सिंह का स्वच्छंद प्रेम औपन्यासिक न होकर वैचारिक बनकर रह गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस प्रकृति वर्णन की इतनी प्रशंसा की है, वह उपन्यास के ढांचे में किसी प्रकार अपनी सार्थकता सिद्ध नहीं कर पाता। यही नहीं, कादम्बरी की शैली पर प्रकृति का जो आलेख प्रस्तुत किया है, वह उसकी मौलिकता के आगे प्रश्न चिन्ह लगा देता है। इसकी भाषा का एक नमूना यहाँ पर दिया गया है कि किस प्रकार उस समय उपन्यासों की जो भाषा हुआ करती थी, उसकी कटी कटी कर छल्ला सी हो गई थी। गहरी भी जिसे अपने घर की देहरी के बाहर कभी नहीं निकला, ऐसी सुकुमारी जो बार के भार से भी लसती थी, ऐसी पत्री जो मुट्ठी में भी आ जाती। कई तो उसे देखकर भ्रम में पड़ गए थे कि लंक है कि नहीं, या केवल अंग का ही शंक है। नवजौवन नरेश के प्रवेश होते ही अंग के सिपाहियों ने बड़ी लूटपाट मचाई, पर यह न जान पड़ा कि कटी किसने लूट ली। इस तरह के वर्णनों से उपन्यास भरा पड़ा है। ये वर्णन रीतिबद्ध काव्य की कार्बन कॉपी है। वस्तु रूप का यह द्वैत सिंह जी ने अपने संस्कारों और विचारों का भी द्वैत हो सकता है। दरबारी शैली में मुक्त भाव का अट पाना संभव नहीं था। श्यामा स्वप्न के साथ अंबिका दत्त व्यास के आश्चर्य वृत्तांत, जिसका समय है 1893 ईस्वी, और ब्रजनंदन सहाय का सौंदर्योपासक 1912 ईस्वी जो उपन्यास हैं, उनकी भी चर्चा की जाती है। श्यामा स्वप्न और आश्चर्य वृत्तांत में केवल इतना ही साम्य है कि दोनों स्वप्न कथाएं हैं। स्वप्न में जो कथाएं आई हैं, उनका वर्णन, स्वप्न का वर्णन इन उपन्यासों में किया गया है। आश्चर्य वृत्तांत में एक व्यक्ति गया से काशी होते हुए चित्रकूट तक भ्रमण करता है। इसमें भी अलौकिक और विस्मयाभूति कर देने वाले दृश्यों की योजना प्रस्तुत की गई है, इसमें प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं, किंतु इस बहाने वह भारतीय संस्कृति की प्रशंसा और विदेशी रंग में रंगे शिक्षित जोरू के गुलामों की वह निंदा करता है। उपन्यास क्या है कि व्यक्ति गया से लेकर चित्रकूट होते हुए काशी सभी जगह भ्रमण करता है और भारतीय संस्कृति को देखता है और भारतीय संस्कृति की प्रशंसा करता है और विदेशी रंगों में रंगे हुए उन सभी की वह बुराई करता है। इसका गद्य किंचित भावी संभावनाएं लिए हुए है। सौंदर्योपासक इस कालावधि में लिखा गया अकेला रोमांटिक उपन्यास है। सौंदर्योपासक अकेला कैसा उपन्यास है? रोमांटिक। उसकी सौंदर्योपासना में विवाह की समस्या नहीं, बल्कि उस चित्तवृत्ति की समस्या है जिसे प्रेम कहते हैं। इसके फलस्वरूप उसकी प्रिया और पत्नी दोनों का ही अवसान हो जाता है और प्रेमजन्य वेदना को ढोने के लिए वह अकेला ही रह जाता है। विरहानुभूति की तीव्रता के कारण इसमें श्यामा स्वप्न की अलंकृति नहीं है। सन 1891 में चंद्रकांता के प्रकाशन के साथ देवकी नंदन खत्री, जिनका समय है 1861 से 1913, का जो उपन्यास आए वो किस प्रकार के आए? तिलिस्मी उपन्यास आए, इनकी करिश्मा लेकर आए और उसे हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में धूम मच गई। बहुत से लोगों ने चंद्रकांता पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। खत्री जी ने अपने समय के अर्धशिक्षित जनमानस को पहचाना और उनके मनोरंजनार्थ उपन्यास लिखे, यानी उस समय उन्होंने व्यक्ति की आवश्यकताओं को देखा और समझा कि किस प्रकार उन्हें मनोरंजन चाहिए, किस प्रकार के उन्हें उपन्यास चाहिए, और इस प्रकार के उपन्यास उन्होंने उस समय की जनता के लिए लिखे। उपदेश से परे शुद्ध मनोरंजन की चमत्कारपूर्ण सामग्री पाठकों ने बहुत अच्छे लगी और उन्होंने उसका बहुत स्वागत किया। पर प्रश्न होता है कि चंद्रकांता संतति जैसी उपन्यासों की रचना क्यों हुई? तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यास से प्रेमचंद के मतानुसार इस पर फारसी तिलिस्मोशरुबा का प्रभाव है, पर ऐसा लगता है कि इसमें अस्तोन्मुख सामंतीय वर्ग
का अंतिम खेल चित्रित किया गया है। देवकी नंदन ने भी प्रेमी प्रेमिका का प्रणय कराया है। सदाचारी पात्रों को पुरस्कृत और दुराचारी पात्रों को उन्होंने दंडित किया है। पर पाठकों के ऊपर तिलिस्म के खेलों का ही प्रभाव शेष रहता है। अय्यारी की बाजीगरी का सम्मोहन पाठकों को सहज ही मुग्ध कर लेता है। तो इस तरह बाजीगर जमुरे को देखते देखते अदृश्य कर देता है, फिर दूसरे क्षण सामने खड़ा कर देता है, सिर अलग कर देता है उसका धड़ से, फिर जोड़ देता है। उसी प्रकार खत्री जी का अय्यार पाठकों को अनेक प्रकार के सब्ज़बाग दिखाता है। कभी वह तह खाने में बंद अय्यारों के दर्शन करता है, कभी गहन कांतारी नदी नालों खोह पहाड़ों की वह सैर करता है, कभी वह तह खाने में कैद नायिका को अंगूर खाते हुए देखता है, तो कभी उसका शव देखता है, फिर भी उसे जिंदा पाता है। यह सब पाठक देख पढ़कर हक्का बक्का हो जाता है। इसमें युद्ध अय्यारी का होता है। मध्यकालीन शौर्य का स्थान अय्यारों ने ले रखा है। अय्यारों का तिलिस्म को व्यूह तोड़ना पड़ता है। इस व्यूह की रचना अजीबोगरीब होती है। कहीं पत्थर की खूबसूरत पुतली है तो कहीं बेहोश कर देने वाली दीवार, कहीं मसालों के बने सांप हैं, कहीं ऊपर से बहरा देने वाले दरवाजे। इस भूल-भुलैया में पड़ा पाठक भौचक्का हो जाता है। अय्यारी का बटुआ तो गजब की चीज़ है, उनमें एक दुनिया ही भरी रहती है। लखलखा इसी बटुए में पड़ा रहता है। बेहोश करने की बूटी भी इसी में मिल जाएगी और अदृश्य बनाने वाला गुटका भी। उन्होंने अपने उपन्यासों को विश्वसनीय बनाने की कोशिश भी की है। इस कोशिश का आधार उनका अपना अनुभव है। नौगढ़ में लड़की की ठेकेदारी करते समय वे पहाड़ी खोहों, दरियों, खंडरों का अच्छा अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। यह इस अनुभव के आधार पर ही अपने वर्णनों को वे किंचित विश्वसनीय बना सके हैं। मध्यकाल में सुंदरियों को प्राप्त करने के लिए राजपूतों में पारस्परिक युद्ध हुआ करता था। तिलिस्मी उपन्यासों में भी राजकुमार सुंदरी राजकुमारियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और सफल भी होते हैं। इसी प्रकार के उपन्यास वह लिखते थे। फ़र्क इतना है कि मध्यकालीन राजपूत राजे स्वयं लड़ते थे, पर इन उपन्यासों में राजकुमारों की लड़ाइयाँ अय्यार से होती हैं। अय्यार वीर, उदार, स्वाभाविक, नैतिक आचार्यों से युक्त होते हैं। आचारों से नैतिक संस्कार उनमें होते हैं। तिलिस्मों की इस दुनिया में घटनाओं का अद्भुत वैचित्र्य और श्रृंखला होती है। इनमें चरित्र नहीं, व्यक्ति होते हैं जिन्हें कोई भी नाम दिया जा सकता है। इसीलिए एक पात्र को दूसरे पात्र से अलगाना कठिन है। इनमें भी जो क्रियाकलाप घटित होते हैं वे जीवन की वास्तविकताओं को अछूते और काल्पनिक होते हैं। घटनाओं के दूर तक फैले जटाजूट को समेट लेना भी बाजीगरी से कम नहीं है। इन तिलिस्मी उपन्यासों का अपना महत्व चाहे जो हो, पर हिंदी उपन्यासों की परंपरा में तो इनसे कुछ जुड़ता है और न कुछ घटता। दुर्गा प्रसाद खत्री तथा अन्य लोगों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, किंतु केवल वायवीय कुतूहल का कब तक कायम रखा जा सकता है। खत्री के उपन्यासों की लोकप्रियता को देखकर गोपाल राम गहमरी, जिनका समय है 1866 से 1946 ईस्वी, नए किस्म के उपन्यास लिखे। उन्होंने कैसे जासूसी उपन्यास हिंदी के क्षेत्र में अवतरित हुए। यद्यपि जासूसी उपन्यासों में तिलिस्मी उपन्यासों की तरह बेपर उड़ने की गुंजाइश नहीं है, फिर भी इन्हें तिलिस्मी यारियों में सर्वदा अलग नहीं किया जा सकता। सन 1889 में उन्होंने बंगला उपन्यास हीरार मूल्य शेखर धुली का हिंदी में अनुवाद किया। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे इससे पढ़ेंगे हम उपन्यासों की जो परंपरा वो किस प्रकार समाप्त हुई, कौन कौन से उपन्यास बहुत प्रचलित रहे उस समय। तो आज के सत्र में इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।